दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मॉर्निंग में। दोस्तों आज हम लोग MCQ क्वेश्चंस को करेंगे सामान्य विज्ञान से। ठीक है, आप सभी को डेली 7:30 बजे जुड़ना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। उम्मीद है कि आप बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस है। ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले क्या आ रहा है? ये आपका सिलेबस आ रहा है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है। ओके, आप लोग को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपको PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल। और टोटल जो पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और इसके लिए 125 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान जो कि GK से आपको जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद मैथमेटिक्स से, अंक गणित योग्यता से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। ओके, इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए भी आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। हिंदी से आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेगा दोस्तों वो आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 19 रहेगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहते हैं। ठीक है, आप टोटल के 90 क्वेश्चंस को तुक्के मार के आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है, ताकि आपको इस क्लास का PDF जो है मिल जाए। यानी क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, यूट्यूब पे आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना है। चलिए तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राजील की ओर चलते रहने को कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी अंटार्कटिक अपवाह कहते हैं, प्रति विषुवतीय अपवाह कहते हैं, C में करा है पश्चिम अटलांटिक अपवाह कहते हैं, D में करा है उत्तर अंटार्कटिक अपवाद कहते हैं ना। तो अपवाह कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा? ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों आपको प्रति विषुवतीय अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति विषुवतीय अपवाह कहते हैं। ओके, याद रखिएगा आप लोग, ये GK का मोस्ट BBI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है। कितने दिनों के भीतर भरने होते हैं? कितने दिन, कितने महीने के भीतर आपको इसको भरना पड़ता है? राष्ट्रपति के पद की जो यानी खाली पद जो होता है उसको कितने दिनों के अंदर जो है अवश्य भर जानी चाहिए। यानी भरनी जो है अवश्य, मतलब रिक्त पदों को भरना आवश्यक माना जाता है। ओके, A में करा है 6 महीना, B में करा है 12 महीना, C में करा है 1 महीना, D में करा है 3 महीना। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने दिनों पर? तो दोस्तों ये आपको भरना होता है कितने दिनों पर? 1 महीने के अंदर आपको अवश्य भर लेना है राष्ट्रपति के पद को। ठीक है, यानी रिक्त पद को। चलिए यहाँ पे जो भी लोग C नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ता है अगला क्वेश्चन की तरफ। करा भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1993 में? बताइएगा कब किया गया था? भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट को लागू किया गया था दोस्तों? तो ये लागू किया गया था कब पता है आपको? तो ये आपको लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपको लागू किया गया था 1993 में। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे 1993 को। ठीक है, कब लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट जो लागू किया गया था वो आपको 1993 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। बताइएगा कितने में हुआ था? A में कर रहा है 1857 में, B में कर रहा है 1885 में, C में कर रहा है 1905 में, और D में कर रहा है 1901 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों ये आपको हुआ था 1901 ईस्वी में। किस वर्ष में हुई थी यह स्थापना? जो हुआ था दोस्तों, यह
स्थापना जो होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था, यह आपको कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिशें अच्छी लग रही होंगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कतई घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अत्यधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत में अत्यधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइएगा। केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन कौन सा है? दिल्ली है, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, उसके बाद लक्षद्वीप है। बताइएगा भारत में अत्यधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइएगा। तो दोस्तों ए में कह रहा है दिल्ली है, बी में कह रहा है पौंडीचेरी है, सी में कह रहा है चंडीगढ़ है, डी में कह रहा है लक्षद्वीप है। तो दोस्तों ये आपको है कौन सा पता है? पौंडीचेरी जो है ये अत्यधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, कौन? पौंडीचेरी। ओके, याद रखिएगा। ये शायद केरल में पड़ता है, केरल या फिर तमिलनाडु, सॉरी दोनों में से एक में पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये आपको पौंडीचेरी जो है अत्यधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के कह रहा है दोस्तों ये आपको कह रहा है एनपीटी नाभिकीय नॉन पॉलीफिरेशन टीटी निम्न वर्ष में अधिकार में आया था, यानी अधिकार में आया था। कब अधिकार में आया था? एनपीटी कब जो अधिकार में आया था? 1968 ईस्वी में, बी में करा 1972 में, सी में करा 1970 में, डी में करा 1974 में। बताइएगा एनपीटी जो है नाभिकीय नॉन पॉलीफिरेशन टीटी निम्न में अधिकार में आया था। निम्न में से किस वर्ष में जो है अधिकार में आया था? इस टाइप से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको हो गया 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1968 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में क्या होता है? फोटोग्राफी में जो हाइपो उपयोग किया जाता है वो रासायनिक रूप में क्या रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड रहता है, सोडियम थायोसल्फेट रहता है, सोडियम फॉस्फेट रहता है, डी में करा सिल्वर नाइट्रेट रहता है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में क्या रहता है, यानी केमिकल रूप में जो है वो क्या रहता है? केमिकल, है ना, केमिकल यानी रासायनिक रूप में वो क्या रहता है बताइएगा। तो ये दोस्तों आपको क्या रहता है? सोडियम फॉस्फेट रहता है। क्या रहता है? फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है हाइपो, वो आपको रासायनिक रूप में क्या रहता है? सोडियम फॉस्फेट रहता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों। कह रहा है रासायनिक यौगिक, क्या रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? यूनिट कौन सा है बताइएगा। परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अणु है। बताइएगा कौन है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है वो कौन है दोस्तों? बताइएगा सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? ए में कह रहा है परमाणु है, बी में कह रहा है इलेक्ट्रॉन है, सी में कह रहा है प्रोटॉन है, डी में कह रहा है अणु है। बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अणु जो है सबसे छोटा यानी सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो अणु है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिशें अच्छी लग रही होंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और ये आपको क्या कह रहा है? किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? बताइएगा कि ऐसा क्या कारण है जब भी विद्युत बल्ब फटता है तो हल्का सा धमाका हो जाता है? बताइएगा। ए में कह रहा है अंदर के गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है ऐसा, और बी में कह रहा है अचानक संपीड़ित गैसों के बाहर निकलने के कारण जो ऐसा होता है, यानी हल्का धमाका होता है। सी में कह रहा है निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु के तीव्रता से जाने के कारण जो है फटने का हल्का धमाका होता है। फटने पर हल्का धमाका होता है। डी में कह रहा है कोई अन्य कारण हो सकता है। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई अन्य कारण ये तक कतई नहीं होगा। तो बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब फटने पर जो है हल्का धमाका होता है। हल्का धमाका क्यों होता है दोस्तों? इसका कारण आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका हल्का धमाका होने का कारण जो है दोस्तों ये आपको क्या है? अचानक संपीड़ित गैसों के बाहर निकलने से हल्का धमाका होता है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पुर्तगाली यात्री, क्या पुर्तगाली यात्री यूनीज ने विजयनगर की
यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ए में कह रहा है अच्युत राय। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन एमबी भी आया है, ठीक है। अच्युत राय के शासनकाल में। बी में कह रहा है कृष्णदेव राय के शासनकाल में। सी में कह रहा है देव राय के शासनकाल में। और डी में कह रहा है विरूपाक्ष के शासनकाल में। तो दोस्तों ये आपको जो है विरूपाक्ष के शासनकाल में ये भारत आए थे, ठीक है। पुर्तगाली जो है विजयनगर की यात्रा किए थे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय ओगल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? बताइएगा आप लोग, किस संधि के द्वारा समाप्त हो गया था? मद्रास की संधि, मैसूर की संधि, बेंगलोर होना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो मैसूर का युद्ध था दोस्तों, ये आपको कहाँ पे हो गया था? ये समाप्त हो गया था आपको, ये आपको कहाँ पे समाप्त हो गया था? तो बताइएगा, मैसूर की संधि से समाप्त हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, कौन सी संधि? तो मैसूर की संधि से। मैसूर में युद्ध हुआ तब मैसूर में ना संधि होगा, ये तो स्वाभाविक बात है कि मैं जहाँ पे मतलब युद्ध होगा, लड़ाई होगा, वहीं पे ना समझौता भी होगा। तो ये आपको मैसूर की संधि के द्वारा जो है ये युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए कह रहा है श्रीनगर का शालीमार, क्या श्रीनगर का शालीमार बाग को निर्मित कराने का श्रेय किसे जाता है? बताइएगा, किसे है? बताइएगा किसे जाता है या फिर किसे है? बताइएगा। ए में कह रहा है शाहजहां को, बी में कह रहा है जहांगीर को, सी में कह रहा है अकबर को, डी में कह रहा है उदय सिंह को। बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको जाता है श्रीनगर का शालीमार बाग जो है निर्मित है, इसको बनवाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? ये आपको जाता है किसको? ये आपको जो शालीमार बाग को निर्मित कराने का श्रेय जाता है, इसको जाता है, किसको जाता है दोस्तों? तो किसको जाता है? बताइएगा, जहांगीर को जाता है। किसको? जहांगीर को। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का दोस्तों। चलिए जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मुगल शासक एक अर्ध राजपूत यानी आधा राजपूत, यानी कि अगर बाप जो है राजपूत माँ से जन्मा, यानी बाप कोई और था, राजपूत माँ थी, ठीक है। याद रखिएगा कौन था, बताइएगा। ए में कह रहा है शाहजहां और औरंगजेब, बी में कह रहा है अकबर एवं जहांगीर, सी में कह रहा है जहांगीर एवं शाहजहां, डी में कह रहा है जहांगीर एवं हुमायूं। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर और शाहजहां को माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यू मूर द्वीप जो है कहाँ स्थित है? बताइएगा, हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। बताइएगा न्यू मूर द्वीप जो है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपको स्थित है कहाँ पे? ये आपको स्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पे आप सभी के स्क्रीन पे, और इसका जवाब आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग, क्या खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? बताइएगा। पहली पंचवर्षीय योजना, बी में करा है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी में करा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, और डी में करा है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो बताइए तो आप लोग इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग कौन था? मौर्य काल था, गुप्त काल था, चोल काल था, राजपूत काल था। बताइएगा आप लोग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको कौन था? गुप्त काल था दोस्तों, ठीक है। ये आपको गुप्त काल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि गुप्त काल हो जाएगा उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किस धातु से मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में
पुर्जों के काम में लिया जाता है? तांबा को, एल्यूमिनियम को, लोहा को, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो दोस्तों ये सब आपको नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपको सबसे सस्ता कौन मिलता है दोस्तों? ये आपको मिलता है एल्यूमिनियम, और ये हल्का होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है हवाई जहाज को बनाने में भी किया जाता है और रेल में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में नत किया गया? बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन, और बी में कह रहा है 44वें संशोधन, और सी में करा 45वें संविधान संशोधन, डी में करा 41वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं 44वें, क्या 44वें संविधान संशोधन, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कोयला का उपयोग, क्या कोयला का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? फैक्ट्री निर्माण हेतु, शक्ति प्राप्त करने हेतु, औद्योगिक ईंधन के रूप में, और डी में करा है कृषि उपयोग हेतु। बताइएगा तो कोयला किसके उपयोग में लिया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों आप लोग को? तो कोयला का उपयोग जो है दोस्तों ये किस रूप में किया जाता है दोस्तों? बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी लोग कर रहे हैं शक्ति प्राप्त करने एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोयला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? बताइएगा। आर्यभट्ट से सहचरित है, बी में करा है ब्रह्मगुप्त से सहचरित है, और सी में करा है सीवी रमन से सहचरित है, और डी में करा है जेसी बोस से सहचरित है। बताइए, सबसे लास्ट ऑप्शन है, बताइएगा दोस्तों। सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लास्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको किसके में मनाया जाता है? सीवी रमन वैज्ञानिक के सहचरित के कीर्ति में मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है कि आज का ये क्लासेस अच्छा लगा होगा दोस्तों। चलिए कुछ लाइनें मैंने लिख दिया है। शख्सियत दमदार होती है तभी दुश्मन बनते हैं, वरना कमजोरों से तो लोग सहानुभूति रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे कल के क्लास में, तब तक के लिए इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़